हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 का हिंदी व्याकरण से पाठ वाक्य विचार। वास्तव में वाक्य क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है। इस पाठ में हम देखेंगे कि वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से आप अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हैं या दो वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य शब्द का अर्थ। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति से क्या तात्पर्य है? पूर्ण अर्थ की प्रतीति से तात्पर्य है कि ऐसे शब्दों का समूह जो हमें पूरा का पूरा अर्थ समझा दे। जैसे सड़क पार करता हुआ लड़का कार से टकराकर मर गया। अब अगर आप ऊपर लिखे वाक्य में देखें तो क्या है कि सभी शब्दों का क्रम निश्चित रूप से जमा हुआ है, अर्थात पूरे अर्थ की प्रतीति हो रही है, अर्थात हमें पूरा अर्थ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम इस वाक्य मतलब सड़क पार करता हुआ लड़का कार से टकराकर मर गया के शब्दों को क्रम को बदल देते हैं। लड़का पार करता हुआ सड़क से टकरा कर मर गया, तो या सड़क पार करता हुआ कार लड़का से टकरा कर मर गया, या हम इसको इस प्रकार से लिख दें कि कार पार करता हुआ सड़क लड़का से टकरा कर मर गया। तो तीनों ही वाक्यों में क्या हो रहा है, अर्थ की पूर्ण प्रतीति नहीं हो रही है, अर्थात हमें स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ वाक्य तो ऐसा भी हो रहा है कि उसमें अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अब कार पार करता हुआ लड़का, अरे कार को लड़का क्यों पार करेगा? सड़क से टकराएगा क्या? कभी नहीं टकरा सकता है। या सड़क लड़के से टकरा सकती है? नहीं टकरा सकती है, और मर भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार से वाक्य की संरचना में उसको सही तरीके से लिखने पर ही हमें सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। अच्छा, इसके बाद हमें एक बात का ध्यान रखना और आवश्यक होता है, वो यह है कि हमें किसी भी वाक्य के बीच में कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है, कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। वाक्य खत्म हो रहा है तो हमें पूर्ण विराम का चिन्ह, यदि वाक्य में प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि कोई विस्मयादि बोधक बात हो रही है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपनी वाक्य रचना में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य का संपूर्ण अर्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। अब एक उदाहरण यहाँ पर विराम चिन्हों का मैं फिर से दे रहा हूँ। क्या आप यहाँ आएंगे? हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं, नहीं या नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ। तो दोनों ही रास्ते में, तो नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ। पहले प्रश्न के उत्तर में यदि हम यह लिखते हैं कि नहीं के बाद अगर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो क्या होगा, उत्तर देने वाला कुछ और कहना चाहता है तो वो कह नहीं पाएगा। और वाक्य के अंत में अगर पूर्णता बोधक चिन्ह लगा दें तो वो बात, या एक्सक्लेमेशन का साइन दे दें, विस्मयादि बोधक चिन्ह दे दें, तो वो बात अपना सार्थक अर्थ बता पाएगी।
अब वाक्य को मूलतः हम दो अंगों में बांट सकते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगर आप अंग्रेजी में इसको समझें तो उद्देश्य को हम कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और विधेय होना अति आवश्यक है। उद्देश्य और विधेय के साथ बीच में क्रिया, क्रिया के साथ में क्रिया विशेषण या क्रिया के बाद में सकारात्मक क्रिया, नकारात्मक क्रिया, विशेष आदि जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं, विद्यालय कल बंद रहेगा। इस वाक्य में दो शब्द विद्यालय और कल बंद रहेगा, तो यहाँ पर विद्यालय जो होगा वो हमारा उद्देश्य होगा। अगर हमारे वाक्य में उद्देश्य नहीं होता है तो वह वाक्य अर्थहीन हो जाता है। इसलिए किसी भी वाक्य में उद्देश्य, कल बंद रहेगा, क्या बंद रहेगा, किसी को अर्थ नहीं समझ में आएगा। विधेय होने के बाद भी किसी को सही तरीके से उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जैसे ही हम उसमें उद्देश्य जोड़ देते हैं कि विद्यालय तो कल बंद रहेगा, बाजार कल बंद रहेगा, तो समझने वाले को पूरी बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई कल बाजार बंद रहना है। हम उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में हम कह रहे हैं वह उद्देश्य है और उद्देश्य प्रायः वाक्य का प्रथम खंड होता है और विधेय दूसरा, किंतु कभी कभी अर्थ सौंदर्य के लिए यह क्रम बदल भी जाता है। यानी कि आपको ये बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि उद्देश्य मूलतः आगे लगाया जाता है और विधेय को पीछे रखा जाता है, ठीक है। और कभी सुंदरता को बदलने के लिए हम उद्देश्य और विधेय में आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मिस्री से भी मीठी बातें थी, मीठी थी उसकी बातें, मिस्री से भी मीठी थी उसकी बातें। यहाँ पर मिस्री से भी मीठी विधेय है और उसकी बातें उद्देश्य है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि उसकी बातें मिस्री से भी मीठी थी, लेकिन अर्थ सौंदर्य के लिए कवि या लेखक उसको विधेय को आगे और उद्देश्य को पीछे रख देते हैं, तो हो जाता है मिस्री से भी मीठी थी उसकी बातें। तो इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय का ध्यान रखना हमें बहुत आवश्यक है। वाक्य छोटे हों अथवा बड़े, उद्देश्य और विधेय हमेशा रहता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि विद्यालय बंद रहेगा, विद्यालय कल बंद रहेगा, विद्यालय कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बंद रहेगा, विद्यालय कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शाम तक बंद रहेगा, और हमारे गांव का विद्यालय कल बंद रहेगा। उपरोक्त दिए गए सभी वाक्यों में अर्थ की स्पष्टीकरण हो रहा है, परंतु पहला वाक्य जैसा कि आपने देखा कि विद्यालय बंद रहेगा, यहाँ पर काल सूचक शब्दों का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। कब तक बंद रहेगा किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। वहीं पर काल सूचक शब्द के लिए ही भविष्य काल की घोषणा वर्तमान में जब कर दी जाती है कि विद्यालय कल बंद रहेगा, इससे हमको पता चल गया कि हाँ भाई कल विद्यालय बंद रहने वाला है। अगर हमने उस वाक्य में और स्पष्टीकरण डालना है तो हमने उसका कारण भी उस वाक्य में विधेय के साथ में जोड़ दिया कि कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विद्यालय शाम तक बंद रहेगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम वाक्य में, विधेय में बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन करके या विधेय का विस्तार करके बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं। अब विधेय का जो विस्तार है वो क्रिया, कर्म, पूरक या क्रिया विशेषण द्वारा किया जाता है। विधेय का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि। कभी कभी वाक्य में उद्देश्य लुप्त भी रहता है, जैसे इधर आना अथवा आओ। हम किसी को आदेशवाचक वाक्य दे रहे हैं कि इधर आओ, यहाँ पर उद्देश्य हमारा नहीं होता, ये विलोपित उद्देश्य होता है। विलोपित उद्देश्य क्यों होता है? क्योंकि हम जिसको देख रहे हैं उसकी तरफ इशारा करके, या हम ये कह सकते हैं कि विलोपित उद्देश्य के रूप में हम सामने वाले को आंगिक अभिनय के द्वारा उस उद्देश्य की स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, यदि हम चाहें तो पूर्ण वाक्य के रूप में इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, तुम इधर आना। तो यहाँ पर जो संदेश, जो इशारे में बताया जा रहा था कि इधर आना या आओ, अब वहाँ पर हम तुम शब्द का, तुम सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कि तुम इधर आना अथवा तुम आओ। इसी प्रकार वाक्य में कभी कभी विधेय भी लुप्त रहता है। जैसे यह काम कौन करेगा का उत्तर होगा मैं। हमने कोई प्रश्न कहा यह काम कौन करेगा, तो कोई भी कह देता है मैं या हम, तो यहाँ पर हमारा विधेय लुप्त हो गया। जबकि पूरा वाक्य क्या होना चाहिए कि मैं यह काम करूँगा या हम यह काम करेंगे। तो ऐसे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते समय पर उद्देश्य और विधेय कई बार लुप्त हो जाते हैं। और अब हम इसके बाद देखते हैं वाक्य के लक्षण क्या हैं, वाक्य कितने प्रकार से सुदृढ़ रूप में अपने आप को दिखाई दे सकता है। तो वाक्य के लक्षणों में पहला है योग्यता। इस योग्यता का अर्थ है कि वाक्य में शुद्ध अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में शुद्ध अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, गाय हमें चाय देती है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। मुझे आग खाना अच्छा लगता है, ये भी एक अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ शुद्ध रूप से नहीं प्रकट हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि गाय हमें दूध देती है या मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से वाक्य के लक्षण में पहला वाक्य का प्रकार है योग्यता। योग्यता का अर्थ होता है कि वाक्य का शुद्ध अर्थ प्रकट करने की क्षमता। दूसरा प्रकार है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है अर्थ जानने की इच्छा, अर्थात वाक्य में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह श्रोता अथवा पाठक की जिज्ञासा का उत्तर दे सके। उदाहरण के रूप में, साधना कहाँ रह गई, यह एक शुद्ध योग्य वाक्य है, जबकि यह एक अशुद्ध वाक्य है। साधना रह गई कहाँ? लाला ने रख दिया क्या? मनुष्य नाग भों क्यों चढ़ाए, किससे? तो यहाँ पर कभी भी वाक्य में क्यों, क्या, कैसे, किससे, कहाँ आदि प्रश्नों की जिज्ञासा होती है और ऐसे वाक्यों में आकांक्षा का दोष माना जाता है। अर्थात पाठक जो है या श्रोता है उसकी जिज्ञासा शांत करने में असमर्थ होता है।
इसलिए हमें वाक्य को आकांक्षा शांत करते हुए लिखना चाहिए। जैसे साधना घर पर रह गई, लाला ने अखबार रख दिया, या मनुष्य मेहनत से नाक भौं सिकोड़ता है। तो ये आकांक्षा हुआ। और इसके बाद में है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है समीपता। हमें वाक्य में ऐसे विराम चिन्हों का प्रयोग या विराम चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे वाक्य के पदों के बीच में अंतराल ना हो। यदि, जैसे उदाहरण के लिए, यदि कहकर यदि हम रुक जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वह पढ़ता है, तो यह आसक्ति होगी। यहाँ पर अर्थ की पूर्णता प्रतीत नहीं होती है। इसीलिए हमें जो विराम चिन्हों का प्रयोग है वो बहुत भली भांति से सोच समझ के करना चाहिए। इस प्रकार वाक्य की पूर्णता के लिए हमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। अब किसी भी वाक्य को लिखते समय हमें पद क्रम यानी पदों का क्रम क्या होना चाहिए, इसका भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वाक्य क्रम में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वाक्य सार्थक तथा अर्थपूर्ण तभी होता है जब उसका पद क्रम सही हो। यदि पद क्रम सही नहीं होगा तो जो वाक्य है उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, नौकर ने बच्चों को उबालकर दूध दिया। कभी भी नौकर बच्चों को उबालकर दूध नहीं देता है। नौकर क्या करता है? नौकर ने दूध उबालकर बच्चों को दिया। तो इस प्रकार एक शब्द के आगे पीछे करने से, उसके पद के क्रम को बदल देने से पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हिंदी में हमें पद क्रम से संबंधित नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी में पद क्रम संबंधी नियम इस प्रकार हैं। पद क्रमों के नियम में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली बताता चलूँगा, जिससे आपको आसानी से समझने में आएगा। हिंदी के वाक्य में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब और कर्म ऑब्जेक्ट। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले कर्ता होता है, फिर क्रिया होती है, फिर कर्म होता है। जैसे मोहन आम खाता है, इसमें मोहन क्या है? कर्ता है। कौन खा रहा है आम को? मोहन खा रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। आम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। किसको खा रहा है? आम को खा रहा है। और क्या क्रिया कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। इसीलिए पहले मोहन आएगा, फिर आम आएगा, फिर खाता है आएगा। कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया। संबोधन तथा विस्मयादि बोधक में पहले आते हैं। संबोधन और विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? वाक्य में पहले आते हैं। जैसे सज्जनों आप घर जाइए, वाह सुरेश रमा को ले आया। यहाँ पर सज्जनों शब्द क्या है? संबोधन सूचक है। और वाह शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। तीसरा नियम है, करण कारक कर्म से पहले आते हैं। करण क्या होते हैं? कलम। और कारक क्या है? चित्र, है ना। करण कारक कर्म से पहले आते हैं। माया कलम से चित्र बनाती है। यहाँ पर कर्म क्या है? चित्र। और करण क्या है? कलम। तो कलम पहले आएगा, कर्म बाद में आएगा। चौथा नियम है, हिंदी वाक्य में दो कर्म हो तो पहले मुख्य कर्म आएगा। दो सब्जेक्ट अगर हैं आपके सेंटेंस में तो पहले मेन सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट आएगा।
है ना। जैसे माँ ने पुत्र को मिठाई दी, तो यहाँ पर माँ ने पुत्र मुख्य हो जाएगा और मिठाई सेकंड हो जाएगा, गौण कर्म कहलाएगा वो। तीसरा नियम है, पांचवा नियम है, पूरक क्रिया से पहले आता है। पूरक क्रिया से पहले आता है मतलब क्रिया बाद में आएगी और पूरक शब्द पहले आएगा। जैसे मेरा छोटा भाई शरारती है, यहाँ पर पूरक शब्द क्या हो जाएगा, शरारती। तो इसलिए पूरक शब्द पहले आएगा और है क्रिया बाद में आएगी। छठवां नियम है, विशेषण विशेष्य से पहले आता है। विशेषण क्या है इसमें, पीले। विशेष्य क्या है, पत्ते। तो पीले पत्ते पेड़ से झड़ने लगे। विशेष्य में एक से अधिक विशेषण होने पर उनका क्रम इस प्रकार होता है, यानी सार्वनामिक विशेषण सबसे पहले आएगा, उसके बाद संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक और उसके बाद अंत में गुणवाचक। जैसे मेरी 2 छोटी बाल कविताएं पत्रिका में छपी हैं। यहाँ पर मेरी जो है सार्वनामिक विशेषण है, 2 संख्यावाचक विशेषण है, छोटी परिमाणवाचक विशेषण है, बाल गुण विशेषक है और कविताएं विशेष्य है। तो एक से अधिक विशेषण होने पर उनको इस क्रम में हमको जमाना पड़ेगा। 8वां नियम है, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। जैसे उसने मुझे धीरे से बुलाया, यहाँ पर धीरे से क्या है, क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण पहले आएगा और बुलाया क्रिया है वह बाद में आएगा। 9वां नियम है, आज ही वाक्य में जब एक ही वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो तो पहले कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा। कालवाचक जो समय बताता है, क्रिया स्थान जगह बताता है। तो आज वहाँ मेला लगेगा, जिसमें आज क्या है, कालवाचक है और वहाँ क्या है, क्रिया स्थानवाचक है। आज वहाँ मेला लगेगा। 10वां नियम है, ही, भी आदि जो निपात हैं उन्हीं शब्दों के बाद आते हैं जिस पर बल दिया जाना हो। जैसे आज ही मुझे बुलाया था, आज मुझे ही बुलाया था, आज मुझे बुलाया ही था। तो इस प्रकार ही और भी निपात शब्दों को पहले लगाते हैं और जिन पर बल देना होता है। अगला नियम है, और का प्रयोग 2 से अधिक समान शब्दों के अंतिम शब्द से पहले होता है। जैसे सीता, सावित्री और सरस्वती भारतीय नारियों की पहचान है। इसके बाद 12वां नियम है, समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों अथवा उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे राम हो या कृष्ण, दोनों का ध्येय बुराई का अंत करना था। तो समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों अथवा उपवाक्यों के बीच में या का प्रयोग हो रहा है ना, राम हो या कृष्ण, दोनों का ध्येय बुराई का अंत करना था। वर्षा हो रही थी, इसी कारण मैं ना जा सका। यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो बीच में आया है, या और इसी कारण। इसके बाद अगला है, वाक्य में अवनिति अनिविति क्या होता है। वाक्यों में पदों के परस्पर मेल को अनिविति कहते हैं। कर्ता और कर्म के लिए लिंग वचन कारक का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है।
कैसे पढ़ता है उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। जैसे लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई। लड़का खाता है, लड़का खाता है। लड़का रोटी खाता है। लड़के ने सेब खाया, लड़के ने रोटियां खाईं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि कर्ता जो है कर्म के लिंग के ऊपर है, मतलब अगर रोटी क्या है, कर्म क्या है, रोटी खाना, कर्म क्या है, खाना, तो कर्ता क्या है, लड़का, कर्म क्या है, रोटी, और क्रिया क्या है, खाया। तो यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना। और लड़के बहुवचन है तो खाते हैं भी बहुवचन में आ जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कर्ता तथा कर्म के लिंग, वचन और कारकों का क्रिया से परस्पर संबंध होता है। वाक्य में अनिविति इसे ही कहते हैं। हिंदी में वाक्य अनिविति संबंधी नियम इस प्रकार हैं। तो अनिविति से संबंधित पहला नियम है ने रहित कर्ता और क्रिया की अनिविति। ने रहित मतलब यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं हो तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यदि कर्ता एक वचन पुल्लिंग है तो कैसा होगा, आशीष घर जाना चाहता है। कर्ता यदि बहुवचन पुल्लिंग होगा तो क्या हो जाएगा, आशीष और अरमान घर जाना चाहते हैं। कर्ता यदि एक वचन स्त्रीलिंग होगा तो क्या हो जाएगा, सौम्या घर जाना चाहती है। कर्ता अगर बहुवचन है तो सौम्या और मोना घर जाना चाहती हैं। तो कर्म जो है वो कर्ता के हिसाब से लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। बहुवचन है तो ती है हो जाएगा, एक वचन है तो ती है हो जाएगा, इस तरह से होता है। दूसरा, यदि किसी वाक्य में दो कर्ता भिन्न लिंग के तथा एक वचन में हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग की हो जाती है। यदि दो कर्ता हैं और दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक लड़का है तो और दूसरी लड़की है, तो वहाँ पर क्रिया जो है वो बहुवचन पुल्लिंग की होगी। जैसे सौम्या और आशीष पढ़ते हैं, चूहा और बिल्ली एक दूसरे के शत्रु हैं। अगला नियम है, यदि किसी वाक्य में दो कर्ता भिन्न लिंग के तथा बहुवचन में हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होगी। मतलब पहला और अंतिम, तो अंतिम के हिसाब से लिंग वचन बदल जाएगा। जैसे लड़के और लड़कियां, तो अंतिम क्या हो गया, अंतिम बहुवचन क्या हुआ, लड़कियां। तो क्या होगा, क्रिया जो है वो लड़कियों के हिसाब से बहुवचन की हो जाएगी, पढ़ती हैं। बहुत सी लड़कियां और लड़के जा रहे थे, यहाँ पर लड़का आ गया इसलिए जा रहे थे आ गया। ये थे ने से रहित कर्ता और क्रिया की अनिवितियां। इसके बाद है ने के साथ कर्ता और कर्म की क्रिया की अनिवितियां। ने के साथ कर्ता, कर्म और क्रिया की अनिवितियां, मतलब अब ने भी आएगा। जैसा पहले है लड़के ने आम खाया, तो इसमें क्या हो रहा है कि यदि कर्म के साथ ने परसर्ग है तो क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। लड़के ने आम खाया, लड़के ने लीची खाई। अब लीची यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए
क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ पर आम पुल्लिंग था, इसीलिए क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। दूसरा नियम है कि यदि कर्ता के साथ ने तथा कर्म के साथ को परसर्ग हो तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया एक वचन पुल्लिंग की होती है। लड़के ने आम को खाया, लड़की ने आम को खाया, लड़के ने लीची को खाया, लड़कियों ने लीची को खाया। यहाँ पर क्रिया जो है बदल नहीं रही है, वह एक वचन की पुल्लिंग रहती है। तीसरा नियम है क्रिया विशेषण और विशेष्य में अन्विति। यदि आकारांत विशेषण जैसे काला, अच्छा आदि विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियां, तो इस तरह से लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। इसके बाद अगला नियम है संबंध कारक और संबंधी की अन्वितियां। संबंध कारक शब्द जैसे का, की, के अपने संबंधी के लिंग वचन और कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, है ना। जैसे श्यामा का भाई, श्यामा के खिलौने, श्यामा की गुड़िया। तो यहाँ पर लिंग वचन के अनुसार आपके संबंध कारक जो है वो बदल जाते हैं कि संबंधी कैसा है। आगे देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों के अनुरूप ही क्रिया का लिंग वचन और पुरुष होगा। जैसे मेरी बहन दिल्ली जा रही है, वह दिल्ली पढ़ने गई है। मेरी बहन कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। या मेरी बहन दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली पढ़ने गई है। मेरा भाई दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली पढ़ने गया है। यदि तुम, ये, वे आदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है तो चाहे वे एक वचन में हो अथवा बहुवचन में, क्रिया हमेशा बहुवचन में ही होगी। ये, वे, तुम सर्वनाम चाहे एक वचन के हों या बहुवचन के हों, क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। जैसे तुम कहाँ जाओगे, तुम लोग कहाँ जाओगे। आप कब आएंगे, आप लोग कब आए। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्रगण हैं। इसमें सभी शब्द जो है बहुवचन में हैं, है ना। इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वाक्य के प्रकार। और जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी देख चुके हैं कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य की रचना कैसी है वह, और उसके बाद उसके अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम पत्र पढ़कर हंसने लगे। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या अधिक उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसमें एक प्रधान वाक्य होगा और एक या एक से अधिक उपवाक्य होंगे। जैसे जब हमने पत्र पढ़ा तब हम हंसने लगे। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य क्या हो गया कि जब हमने पत्र पढ़ा तब हम हंसने लगे। अगर हम पत्र नहीं पढ़ते तो हम हंसते नहीं।
ठीक है। और तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो सरल अथवा मिश्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों। दो सरल अथवा मिश्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। हमने पत्र पढ़ा और हम हंसने लगे। ये थे 3 सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब अर्थ के आधार पर हमने देखा था पहले भी ये कि अर्थ के आधार पर विधानार्थक सामान्य कथन वाले वाक्य होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में दूसरे थे निषेधार्थक वाक्य, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ। इच्छार्थक वाक्य, काश मैं भी पढ़ सकूं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मैं पढ़ सकता हूँ। आज्ञा सूचक वाक्य, पढ़ो, तुम भी पढ़ो। संकेतार्थक वाक्य जैसे यदि मैं पढ़ सकता तो कितना अच्छा होता। संदेहार्थक, शायद मैं भी पढ़ूं। और विस्मयादि बोधक, वाह वह भी पढ़ता है। तो इस तरह से हमने देखा वाक्य के प्रकार, और अब हम वाक्यों का रूपांतरण किस तरह से करना है, अर्थात सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में किस तरह से परिवर्तन करना है, इसको देखने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं वाक्य रूपांतरण। पहला है सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। जैसे सूरज के उगते ही चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सूरज के उगते ही को हम छोटा करेंगे और लिख सकते हैं ज्यों ही सूरज उगा चिड़िया चहचहाने लगी। ज्यों ही सूरज उगा चिड़िया चहचहाने लगी। उसके आने पर मैं जाऊंगा, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार से होगा हम वो भी देखते हैं। राधा पत्र पढ़कर रोने लगी। तो क्या हो जाएगा, सरल मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य में हमको 2 समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द को जोड़ना रहेगा। राधा ने पत्र पढ़ा और रोने लगी। पैसा ना होने के कारण वह भूखा ही रह गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह भूखा ही रह गया। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण किस तरह से होगा। वह सुंदर है किंतु बुद्धिमती नहीं। यद्यपि वह सुंदर है तथापि बुद्धिमती नहीं। उसे या तो पढ़ना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य को भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विधानार्थक वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य में रूपांतरण। पृथ्वी गोल है, यह एक विधानात्मक वाक्य है। क्या पृथ्वी गोल है, यह प्रश्नवाचक हो गया। इसके बाद तुम रहस्य जानते हो, क्या तुम रहस्य जानते हो। अब देखते हैं विधानार्थक वाक्य का प्रश्नवाचक और निषेधार्थक वाक्य में रूपांतरण। आपको सब कुछ आता है, आपको क्या नहीं आता। उसने प्रथम आने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने प्रथम आने के लिए कौन सा प्रयास नहीं किया। तो इसमें हमने देखा कि प्रश्नार्थक भी हो गया और
निषेधार्थक भी हो गया। इसके बाद अगला है विधानार्थक वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य में रूपांतरण। सांप बहुत बड़ा था। बाप रे, सांप बहुत बड़ा, या बाप रे इतना बड़ा सांप। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। छी छी, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। कर्म कृतवाचक और कर्मवाच्य में रूपांतरण देखिए। प्रभा आम लाती है। प्रभा से आम लाया जाता है। सुरभि ने पुस्तक पढ़ी। सुरभि से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये आप इंग्लिश में भी आप लोगों ने सेंटेंसेस का कन्वर्शन किया है, तो हिंदी के सेंटेंसेस का कन्वर्शन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है कृतवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण। छात्र सुबह पढ़ेंगे। छात्रों से सुबह पढ़ा जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ 7 प्रकार से वाच्यांतरण देखा। और इसके बाद अब हम देखते हैं वाक्य उपवाक्य क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं। मतलब उपवाक्य हम किसे कहेंगे और उसके प्रकार क्या क्या हैं। उपवाक्य, वाक्य का निर्माण हमने देखा किस प्रकार से होता है। वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, पद होते हैं, पदबंध होते हैं, उपवाक्य होते हैं और अंत में वाक्य बनता है। पहले सब वर्णों को जोड़ते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर पद बनाते हैं, पदों को जोड़कर पदबंध बनाते हैं और पदबंधों को जोड़कर उपवाक्य बनता है और उपवाक्यों को जोड़कर मुख्य वाक्य बनाया जाता है। अर्थात वाक्य उपवाक्य से बनते हैं और उपवाक्य पदबंधों से और पदबंध जो है वो पदों से। तो उपवाक्यों में संख्या संबंध के आधार पर ही वाक्यों का वर्गीकरण होता है। मतलब सरल, संयुक्त, मिश्र। जैसे कल मुझे बाजार जाना था। सरल वाक्य में एक ही उपवाक्य होता है। जैसे कल मुझे बाजार जाना था। मुझे बाजार जाना था या बाजार जाना था। पत्र पढ़कर वह रोने लगी। वह रोने लगी। क्यों रोने लगी? पत्र पढ़कर। तो इस प्रकार से ये उपवाक्य होते हैं जो कि मुख्य वाक्य के ही एक अंग होते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। जैसे शीला बाजार गई एक उपवाक्य है। उसका भाई रेलवे स्टेशन आया, तो हम इसको जोड़ करके लिख देंगे शीला बाजार गई और उसका भाई रेलवे स्टेशन। मैं गरीब हूँ मगर लालची नहीं। तो इस प्रकार से मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष सभी गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं जो व्याधिकरण, समुच्चय बोधक की, तथापि, जब, यद्यपि आदि से जुड़ते हैं। इन आश्रित उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य में बांटा जा सकता है। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं? जैसे पिताजी जो भी आज्ञा दें उसे मानो। तो यहाँ पर पिताजी क्या है? पिताजी जो भी आज्ञा दें एक उपवाक्य है और उसे मानो। तो यहाँ पर संज्ञा पिताजी की के लिए यूज किया है कि पिताजी की बात के लिए वहाँ पर संज्ञा से संबंधित वाक्य है। महात्मा ने बताया कि ईश्वर एक है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मानो,
बताया आदि क्या है? क्रिया का कर्म और क्रिया का कर्ता है ना। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ संज्ञा पद ही कर्ता, कर्म और पूरक का कार्य करे, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में जहाँ संज्ञा पद ही कर्ता, कर्म और पूरक का कार्य करता, संज्ञा ही कर्ता का भी काम करेगा, कर्म और पूरक का भी काम करेगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्यों की प्रमुख पहचान है कि से आरंभ होना। कभी कभी की के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह के अंदर भी संज्ञा उपवाक्य होते हैं। अगला है विशेषण उपवाक्य। चलिए पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद विशेषण उपवाक्य के बारे में देखेंगे। वह आदमी जो बाहर खड़ा है मेरा मित्र है। ऐसे कितने लोग हुए जिन्होंने निस्वार्थ काम किया हो। इसमें जितने भी मोटे छपे हुए वाक्य हैं वे उपवाक्य हैं। विशेषण उपवाक्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा उपवाक्य देखे, विशेषण उपवाक्य देखे। विशेषण उपवाक्य में जो और इसके विभिन्न रूप, जैसे जिसने, जिससे, जिसे, जिन्होंने, जिनका, जिनके लिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके बाद अंतिम टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य स्थान, दिशा, समय, रीति, परिमाण, शर्त आदि प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्यों का प्रारंभ ज्यों ही, जहाँ, जहाँ से, जहाँ जहाँ, जिधर, जब, कभी, तब आदि के साथ में होता है। जैसे यदि तुम कल आते तो मैं अवश्य चलता। वह जहाँ से आया था वहीं चला गया। जब शारदा विद्यालय पहुँची कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण उपवाक्य को देख रहे थे। और इसके बाद अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना या सरल वाक्यों से मिश्र वाक्यों में परिवर्तित करने से संबंधित एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी आप पाठ के आधार पर इन प्रश्नावली के प्रश्नोत्तरों को और सही जोड़ियों को एक शब्द के लिए निर्देशानुसार परिवर्तन करना आदि प्रैक्टिस को आप अपने घर पे करेंगे और आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।